भारत ने अपने इस एशिया कप के दौरे का पहला मैच जो है वो जीत लिया है, ऑफिशियली पहला मैच, क्योंकि पिछला जो मैच था पाकिस्तान के विरुद्ध वो बारिश के कारण धुल गया था। और इस वाले मैच में 10 विकेटों के एक बड़े मार्जिन से भारत ने जीत दर्ज की है। सबसे पहले तो नेपाल ने 230 रन का एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव टोटल सेट किया था अपने 50 ओवरों में, लेकिन उसके बाद बारिश के चलते मैच जो है वो 23 ओवर का किया गया और टारगेट को रिड्यूस करके 145 का किया गया। तो सबसे पहले आइए करते हैं बात कि क्या वो ओवरव्यू समरी हो सकती है इस मैच की। देखिए, सबसे पहले तो रोहित शर्मा ने टॉस जीता और टॉस के वक्त कहा कि हम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगे, जो कि बहुत बढ़िया डिसीजन था, क्योंकि ओवरहेड कंडीशंस जो थी वो ओवरकास्ट थी, एटमॉस्फेयर जो था वो बहुत ही ठंडा था, तो फास्ट गेंदबाजों को मदद मिलने वाली थी इस पिच से। लेकिन उतनी हेल्प रही नहीं तेज गेंदबाजों के लिए जो पिछले मैच में हमें देखने के लिए मिली थी। वो इसलिए भी शायद क्योंकि जो पिच थी, जो स्क्वायर था, वो पिछले गेम में यूज हो चुका था, तो इसलिए इतनी हेल्प नहीं थी शुरुआत में भारतीय तेज गेंदबाजों के लिए। लेकिन फिर भी जो स्टार्ट हुआ भारत के लिए वो कुछ इतना खास नहीं रहा, क्योंकि 3 कैचे छोड़ गई श्रेयस अय्यर, विराट कोहली और ईशान किशन ने एक के बाद एक कैचे छोड़ी पहले 5 ओवरों में। लेकिन उसके बाद जिस तरह से जीवन दान मिला नेपाल के ओपनर को, तो फिर उन्होंने जो फ्लाइंग स्टार्ट किया तो ऐसा लग रहा था कि पूरे 50 ओवर यही खेल जाएंगे। कुशाल भुरतेल जो है उन्होंने 38 रन की एक बहुत ही बढ़िया पारी खेली। आसिफ शेख ने 58 रन बनाए, बहुत ही धीमे रन बनाए, 97 गेंदे उन्होंने ली 59 के स्ट्राइक रेट से। फिर जो नेपाल का मिडल ऑर्डर जो है वो कोलैप्स किया, कप्तान रोहित पौडेल भी उसमें शामिल थे, लेकिन फिर अंत में आके गुलशन झा, दीपेंद्र सिंह एरी और सोमपाल कामी ने हैंडी नॉक खेल के नेपाल को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। फिर जब भारत की बारी आई तो रेन ने बहुत बार इंटरप्शन किया गेम के दौरान, 3 बार गेम रुका और आखिरी में जब ओवर रिड्यूस करने की बारी आई तो 23 ओवर का ये मैच रखा गया, 145 का फिर टारगेट जो है उसे रिकम्प्लीफाई किया गया और भारत ने बड़ी आसानी से 10 विकेटों से ये टारगेट को 20 ओवरों में ही अचीव कर लिया। तो इस मैच से जो की इवेंट्स निकल करके आते हैं, की पॉइंट्स कुछ निकल करके आते हैं हमारे जो वर्ल्ड कप की जो टीम है, जो वर्ल्ड कप होने वाला है अगले महीने में, उसके कॉन्टेक्स्ट में। तो एक बार चलिए उस पर भी नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन से वो इवेंट्स रहे इस पूरे मैच में। बात करें ड्रॉप कैचेस की तो पहले 4 ओवरों में 3 कैचेस भारत ने छोड़ दिए। एक तो कुशाल भुरतेल के 2 कैचेस थे उसमें जो ईशान किशन और श्रेयस ने छोड़े। उसके बाद आसिफ शेख का 1 कैच विराट ने छोड़ा जैसा कि मैंने पहले बताया। तो वो कैचेस बहुत महंगे पड़े भारत को, क्योंकि पहले 10 ओवर में नेपाल ने 65 रन लगा दिए थे और जिस तरह से वो ओपनिंग पार्टनरशिप खेल रही थी वो कैचेस को छोड़ने के बाद, तो ऐसा लग रहा था कि ये 100-120 के पहले रुकेंगे ही नहीं। उसके बाद आसिफ शेख की अगर बात करें, जिनका कैच विराट ने छोड़ा था, उन्होंने भी 58 रन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी खेली, जिसके वजह से नेपाल एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाया। तो देखिए, वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट जब 1 या 1.5 महीने के इंटरवल पर होता है तो आपको जो तैयारी रखनी होती है अपनी टीम की, वो तगड़ी रखनी पड़ती है। अगर आप इस तरह कैचेस छोड़ने वाले हो, रन्स लीक करने वाले हो फील्डिंग में, तो फिर एक बहुत बड़ा डाउट आता है फैंस के मन में, सपोर्टर्स के मन में, कि क्या ये टीम सच में वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगी भी या नहीं। तो जहाँ तक अब पूरे 50 ओवर खेलने की बात है, तो पिछला जो मैच भारत ने खेला था पाकिस्तान के खिलाफ, वहाँ हम 48 ही ओवर खेल पाए थे, पूरी इनिंग्स नहीं खेल पाए थे। तो वहाँ वो चीज़ लॉजिकली समझ में भी आती है कि क्वालिटी बॉलिंग आपके सामने थी, तेज गेंदबाजी को मदद थी और पाकिस्तान के तीनों पेसर्स वैसे ही बहुत खतरनाक है। लेकिन नेपाल जैसी जो कमज़ोर टीम है, जो कि इंटरनेशनल सर्किट में अभी अभी एंटर की है, वो कैसे आपके क्वालिटी अटैक के सामने पूरे 50 ओवर खेलने की मादा रख सकती है यार। मतलब आखिरी के 10 गेंदें बाकी थी और आपने उनकी बैटिंग लाइनअप को इतना अलाउएशन दे दिया कि वो पूरी इनिंग्स ही खेलने के लिए बैठ गया और बहुत ही एक कम्पिटिटिव टोटल खड़ा किया। तो इससे ये भी एक चीज़ रिफ्लेक्ट होकर आती है कि भारतीय टीम की जो तैयारी है, जो गेंदबाजों की खास करके तैयारी है, वो इतनी ऑन सॉन्ग नहीं है वर्ल्ड कप को अगर आप मद्देनज़र रखें तो इस तरह की अगर चीज़ें चलती रहेंगी, इस तरह की स्लॉपीनेस अगर आप अपने एटीट्यूड में रखोगे, चाहे वो गेंदबाजी हो, फील्डिंग हो, कुछ हद तक बैटिंग भी हो। चलिए, इस टीम में तो, इस मैच में तो बैटिंग ने आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं दी, क्योंकि नेपाल, और वो समझ भी सकते हैं कि नेपाल आपके सामने थी तो वो परेशानी आने भी वाली नहीं थी। लेकिन
अगर ऐसा परफॉर्मेंस आपकी टीम का रहेगा तो फिर आप कहाँ वर्ल्ड कप जीतने के सपने देख रहे हो यार। अगर इस मैच के कुछ स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले नेपाल की तरफ से आसिफ शेख और सोमपाल कामी का नाम जहन में आता है कि बहुत ही एक कंपोज्ड इनिंग और मैच्योर इनिंग्स दोनों ने खेली। आसिफ तो खैर पहले ओवर से कुछ 35वें ओवर तक क्रीज पर जमे रहे, एक एंड पर उनकी विकेटें गिरती रही, रन रेट नीचे जाता रहा, लेकिन फिर भी अपना एक जो कंपोजर होता है वो उन्होंने नहीं खोया और डटे रहे डटे रहे डटे रहे। फिर नीचे से जब मिडल ऑर्डर कोलैप्स कर गया और पारी को रीबिल्ड करने की बारी जब आई तो सोमपाल कामी और दीपेंद्र एरी ने अपना हाथ खड़ा किया। उन्होंने एक बहुत ही हैंडी नॉक्स खेली। तो इस तरह की एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना टीम वर्क से जब आप बैटिंग करते हो तो आप डेफिनेटली एक कॉम्पिटिटिव स्कोर तक पहुंच जाते हो, जो कि नेपाल पहुंचा 230 के लक्ष्य तक। और अगर ये मैच पूरा होता तो शायद भारत को दिक्कतें आ सकती थी इस स्कोर को चेस करने में। हालांकि 150 रन तक तो वैसे भी भारत की कोई विकेटें गिरी नहीं, लेकिन फिर भी जिस तरह की पिच में मदद मौजूद थी, ओवरकास्ट कंडीशंस थी, बारिश लगातार ड्रिजलिंग हो रही थी पल्ले किले में, तो 230 भी एक बहुत अच्छा स्कोर होता अगर नेपाल की गेंदबाजी उस तरह का दमखम दिखाती तो। और वही भारत की ओर से अगर मैं बात करूं तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल दोनों ने फिर एक बार वो एक जिसे कहते हैं कि आउटस्टैंडिंग ओपनिंग पार्टनरशिप स्टिच की। 10 विकेटों से भारत को ये मैच जिताया। रोहित शर्मा अपने उसी पुराने अंदाज में नजर आए कि वो अटैक 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 करते रहे, ज़्यादा डिफेंसिव होने की उन्होंने ट्राई नहीं की, क्योंकि उसका खामियाजा वो पाकिस्तान वाले मैच में भुगत चुके थे जहाँ वो डिफेंस कर रहे थे और आखिरी में उनकी विकेट ही गिरी उस डिफेंस के चलते। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई लंबी पारी खेल दी। और शुभमन की भी जहाँ तक बात है तो वो भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे होंगे, कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत समय से उनके भी बल्ले से रन नहीं निकले थे, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ का टूर हो, फिर वो वहाँ की ओडीआई या बायलैटरल T20 सीरीज़ें हो। तो इस तरह अगर ये कॉन्फिडेंस लेके भारतीय टीम सुपर 4 का जो गेम होने वाला है, शायद वो पाकिस्तान के खिलाफ ही होंगे 10 तारीख को, तो ऐसा कॉन्फिडेंस लेकर अगर टीम उतरेंगी उस वाले मैच में तो हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि भारतीय टीम से आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि पहले मैच में हम लोगों को नहीं देखने को मिला। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आने वाले दिनों में कि किस तरह भारत का ये जो एशिया कप का सफ़र है वो शेप होता है, क्योंकि 10 तारीख को भारत पाकिस्तान के साथ फिर से भिड़ने जा रहा है। तो खैर मिलते हैं अगले वीडियो में भारतीय टीम के एक और मैच एनालिसिस के साथ।